हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। के लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे कि आप फॉर्मूले और जो भी कॉन्सेप्ट्स है फिज़िक्स के बेसिक्स आप वो सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, 1 लाइनर 2 लाइनर हैं। ठीक है, तो आप उसको नोटबुक में अपने नोट करते चलिए। ठीक है, और आप उसको डेली हल्का हल्का रिवीजन भी करेंगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस लाया मैंने, कुछ थ्योरेटिकल है कुछ न्यूमेरिकल है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो बहुत ही छोटी होगी तो ताकि आपको बोरिंग ना लगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो बना रहे हो अब, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको जहाँ फॉर्मूले जो होंगे इंपॉर्टेंट, जहाँ थ्योरी होगी, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज़ शोन बाई। ट्रांसवर्स नेचर जो है लाइट का, किसके कौन सा ये फेनोमेनन है? इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, डिस्पर्शन है। किससे हम लोगों को पता चलता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है? ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का है तो वो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, पोलराइजेशन है। ठीक है, पोलराइजेशन इसका आंसर होगा, क्यों? पोलराइजेशन से आपको पता चलता है कि लाइट का जो नेचर है वो क्या है? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन में हम लोग जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसको? वाइब्रेशंस को। ठीक है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो पोलराइजेशन में यही हम लोग रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। ठीक है, तब वही बताता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है। ट्रांसवर्स मीन्स कि जो मीन्स इट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप कंसिडर कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, एंड आप जिस डायरेक्शन में आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हो आप वाइब्रेशंस को, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस विल बी परपेंडिकुलर इन द विल बी इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यही पोलराइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं, और यही ट्रांसवर्स नेचर जो है लाइट का, ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सब है हमारे पास, द वेव फ्रंट ऑफ द डिस्टेंट सोर्स नोन ऑफ अननोन शेप इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इलिप्टिकल होता है, या प्लेन होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नज़दीक से देखोगे, जैसे नज़दीक से अगर आप देखते हो किसी भी सोर्स को, सबसे पहले सोर्स आपको मैं अगर बता दूं कि अगर वो सोर्स आपका जैसे सिलिंड्रिकल आपका है, यानी जैसे एक ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट का अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके पास। ठीक है, ट्यूबलाइट का एग्जांपल लूँ, या आप बोल सकते हो कि लीनियर जो है, अगर लीनियर शेप का सोर्स है, ठीक है, लीनियर शेप का सोर्स है, तो उसका जो वेव फॉर्म बनता है ना, वो वेव फॉर्म आपको सिलेंड्रिकल दिखेगा। कैसा दिखेगा? सिलेंड्रिकल दिखेगा। ठीक है, और अगर शेप जैसे लीनियर नहीं है, अगर मान लो कि जैसे कोई राउंड शेप है, मतलब स्फीयर है, जैसे राउंड हो गया या स्फीयर बोलोगे, तो स्फीयर का जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, वो स्फेरिकल बनेगा। क्या बनेगा? स्फेरिकल। ठीक है, लेकिन अब जब आप इसको डिस्टेंस से देखोगे, तो डिस्टेंस से आप देखोगे तो हमेशा आपको वो प्लेन नज़र आएगा एक। ठीक है, प्लेन एक नज़र आएगा, क्योंकि जैसे सिलेंड्रिकल शेप को अगर आप नज़दीक से देख रहे हो तो वो सिलेंड्रिकल निकल रहा है, वो सिलेंड्रिकली वो जो है स्प्रेड हो रहा है, राउंड शेप है। जैसे अगर आप लीनियर के, अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूँ तो ट्यूबलाइट के जो वेव फ्रंट्स होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। और अगर मैं एक बल्ब की बात करूँ तो बल्ब में अगर मैं बात करूँ तो बल्ब हो जाएगा आपका, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स उसमें बनते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ डिस्टेंस से देखो तो आपको वो एक प्लेनर नज़र आएगी। जैसे अगर आप उसको देख लो, क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप को ही अगर आप देख लो, सिलेंड्रिकल शेप को ही अगर आप देख लोगे दूर से, तो आपको दूर से वो प्लेनर दिखेगा। प्लेनर दिखेगा मतलब क्या? उसका शेप क्या दिखेगा? रेक्टेंगुलर हो जाएगा। शेप विल बी रेक्टेंगुलर। वो क्या है? एक प्लेन है। ठीक है, और स्फेरिकल अगर है तो वो क्या दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, और सर्कुलर क्या है? प्लेन है, दोनों ही प्लेन है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाता है इस क्वेश्चन का, वो हो जाता है प्लेनर। ठीक है, प्लेन दिखेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। तो अब दूसरा हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे थ्योरेटिकल नहीं, अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ चुका है, बाकी 3 न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चन जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत ही ईजी अप्रोच इसका। ठीक है, सिंपल से एक यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आप माइंड में रखना ऑलवेज। ठीक है, इन अ यंग्स डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, 12 फ्रिंज पैटर्न बन गया। फ्रिंज मतलब क्या हो गया कि मतलब जो पैचेस आपके बनते हैं, जैसे दो कोहेरेंट सोर्स से अगर लाइट आ रहा है, अगर दोनों को इंटरफेयर करवाओगे, ठीक है, तो आपके मतलब उस इंटरफेरेंस या जहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा है वहाँ पे एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है वहाँ पे कुछ ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। फ्रिंज मतलब होता है कि एक ब्राइट पैच बनेगा, एक डार्क पैच बनेगा, ठीक है, पैच ऑफ लाइट, तो उसी को फ्रिंज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो 12 फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो वी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और आप जो स्लिट से जो आपको इंटरफेरेंस आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपका जो कितना वेवलेंथ पे बन रहा है, 600 nm पे, 600 नैनोमीटर जब आप ले रहे हो तब आपका जो है 12 फ्रिंज बन रहा है। जब आप वेवलेंथ को चेंज कर दो 400 नैनोमीटर पे, तब आपका जो फ्रिंज जो होगा आपका कितना फॉर्म हो रहा होगा स्क्रीन पे, कितने फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे होंगे, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये क्या यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज होता है उसका इक्वेशन। देखो ब्राइट फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ कि ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ब्राइट फ्रिंज जो है, जैसे मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ कि ब्राइट फ्रिंज जो है, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन पे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन या सेंट्रल, तो दैट इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी जो है आपका स्लिट और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। और लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ है, तो यहाँ पे वेवलेंथ ही चेंज हो रही है, ठीक है। और लेकिन आप देखोगे जो आपका कैपिटल डी है और जो स्मॉल डी है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ब्राइट फ्रिंज का एग्जांपल लिया, अगर वही मैं डार्क फ्रिंज का एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैं डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है एक्स एन इज इक्वल टू होता है एक्स एन डैश, इसको ले लेते हैं हम लोग, एक्स एन डैश विल बी इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। बस दोनों में इतना का ही फ़र्क है। तो चलिए हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के साथ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में देख सकते हो क्योंकि आपका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ब्राइटनेस की अगर बात हो रही है, ठीक है, ब्राइटनेस की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे आपने वेवलेंथ चेंज किया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपली ये करना है, ये हो जाएगा, हम लोगों को लगाना है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। तो हमारे पास n1 हम लोगों को पता है, n1 हम लोगों को पता है, लैम्डा 1 पता है, n2 निकालना है और लैम्डा 2 भी पता है। तो सिंपली यहाँ से आप लैम्डा n2 आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। n2 आप फाइंड आउट कैसे करोगे, हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। आपको n1 की वैल्यू जो दी हुई है वो 12 है, ठीक है, और आपका लैम्डा 1 कितना है 600 है और लैम्डा 2 है 400। तो 600/4 करोगे तो आप 400 करोगे तो ये 3/2 आएगा और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 आपका आंसर है। और उसी तरीके से अगर आप डार्क फ्रिंज के साथ भी अगर आप प्रोसीड करते हो तो ये आंसर आपका आने वाला है n2, जो करीबन आ जाएगा वो 17 पॉइंट समथिंग 5 के करीब आएगा। आप एक बार चेक कर लेना इसको। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 18 लिख सकते हो। तो आप यहाँ से 18 आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, दोनों फ्रिंज के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, हम लोगों ने क्या यहाँ पे फॉर्मुलेशन किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया एक्चुअली कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है या डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है।
वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज अगर एक्चुअली हो रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर मैं आपको बताऊँ कि देखो, बोलोगे अब कैसे हुआ, तो देखो जैसे एक्सन है यहाँ पे, तो लैम्डा क्योंकि आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, लैम्डा आप चेंज कर रहे हो, तो आप लैम्डा चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब एन भी चेंज हो रहा है। वहाँ पे एन की वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है। एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके लैम्डा के आ रहा है। तो ये दोनों अपना वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि जो ब्राइटनेस, जो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है या डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों आपके कांस्टेंट रह रहे हैं। दैट्स वाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो आप दोनों का आप देख सकते हो। दैट्स वाई आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि ये जो होगा आपका n इंटू लैमडा विल बी कॉन्स्टेंट, और एन लैमडा अगर आपका कांस्टेंट है तो आप ये चीज़ आप लगा सकते हो यहाँ पे n1 लैमडा 1 इज इक्वल टू n2 लैमडा 2। सिंपली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम लोग देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक्स का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो देख लो यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी, ठीक है, एक ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी म्यू है। अगर c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में है तो टाइम टेकन, तो टाइम कितना आपको लगेगा बाय द लाइट टू ट्रैवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास, ठीक है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे टाइम हम लोगों को निकालना है। तो टाइम हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आपको करनी पड़ती है। सिंपल बेसिक है। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस इसको कितना ट्रैवल करना है, थिकनेस आपको टी दी हुई है ना। चलो इसको हम लोग कैपिटल टी से इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे थिकनेस टी से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी, ठीक है। तो टी जो है कैपिटल टी, टाइम टेकन है। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, थिकनेस, डिस्टेंस वही जो थिकनेस, आपको थिकनेस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको सी जो है आपको वैक्यूम का दिया हुआ है, ठीक है। तो वैक्यूम का दिया हुआ है और आपको ग्लास में वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। तो ग्लास में वेलोसिटी क्या होगी, जो वैक्यूम की वेलोसिटी होगी और ग्लास की वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। और कितनी टाइम्स कम होगी, म्यू टाइम्स कम होगी। तो आप लिख सकते हो ये वेलोसिटी इन ग्लास कितनी हो जाएगी, c डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है या वी बाई सी होता है। आप इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगा लिया करो अपना कि वैक्यूम में जो होगी लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई डेंसर मीडियम आ जा रहा है तो डेंसर मीडियम में भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि डेंस है तो पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी कम होगी तो वो आप उसको म्यू से डिवाइड कर दीजिए, और म्यू जो जनरली है वो 1 से बड़ा होता है कोई भी मटीरियल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई, और जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो आपका आंसर आ जाएगा ये म्यू टी डिवाइडेड बाई सी। अब जो आपका ऑप्शन है कौन सा, डी ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मुलेशन किया है, ठीक है, कि v इज इक्वल टू, ये आप लगा सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, देन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स इज, देखो यहाँ पे भी एक सिंपल फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। तो रेशियो ऑफ द, तो यहाँ देखो आप लोग नोट ज़रूर करते चलना इसको नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा। जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है उसको हम लोग आर से लिखते हैं, ठीक है, आर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, और वो होता है एम्पलीट्यूड, जैसे एम्पलीट्यूड्स का रेशियो होता है A1/A2, ठीक है, A1/A2। और हम लोगों ने ये देखा है कि एम्पलीट्यूड और जो इंटेंसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, नोट करते चलो आप, ठीक है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। तो अब यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ I1/I2, ठीक है, रूट ऑफ I1/I2। हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आप सिंपली पुट कर दो।
आपका एम्पलीट्यूड का रेशो है, रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। रेशो ही हम लोगों को फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड्स का। इंटेंसिटी क्या आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली A1/A2 आप निकाल लोगे, रूट अंडर इंटेंसिटीज दी हुई है, तो ये आ जाएगा क्या 2:1 आ जाएगा। तो सिंपल आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कोई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो बताओ। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वीडियोस को देखते रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस है 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट का ऐसा बन रहा है, मैक्सिमम 18 मिनट, 20 मिनट। आप उसको 1.5x करके भी देख सकते हो, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट्स भी और फॉर्मूले भी आपको रिवाइज होते रहेंगे, क्योंकि सिंपल अगर आपको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कराते रहूँगा तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मैथ्स पे, फिज़िक्स पे। मैथ्स पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आप अगले वीडियो का वेट करो, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और इसको नोट्स बनाते चलो, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।